बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है न्यूटन्स रिंग। ये न्यूटन्स रिंग क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यह आपकी बुक के पेज नंबर 201 से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पेज 202 तक ये कंप्लीट होता है। अगर आप देखें इस पूरे लेक्चर में आपको कोई हेडिंग नजर नहीं आएगी और बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है ना सिर्फ इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने में, बल्कि समझ आने के बावजूद उनको यह मसला रहता है कि इस आर्टिकल को लिखना कैसे है, क्योंकि कोई हेडिंग है नहीं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि इस आर्टिकल को ना सिर्फ हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, बल्कि इसको लिखना कैसे है वो भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट जरा देखिए, मैं आपके सामने वो डायग्राम के साथ साथ मैंने कुछ हेडिंग्स भी दी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस हेडिंग में क्या क्या चीज आपने कहां से लिखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं। ये डायग्राम जो है ना, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम, फ्लैट डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। ये इस तरह से ज्यादा समझ नहीं आएगी, बल्कि ये समझ आएगी अगर आप इसको 3D में देखें। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं पहले ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं यहां पर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करके फिर मैं न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन करूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले आप देखें कि ये डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस को तो आप सब जानते हैं। अगर आप देखें कन्वेक्स लेंस की दोनों साइडें जो हैं वो बिल्कुल कर्व्ड हैं। इसका मतलब यह है ये दोनों तरफ से कर्व्ड है, तो बाय कन्वेक्स लेंस यूजुअली हम इसको बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इमेजिन करें अगर मैं इसको बिल्कुल हाफ कर दूं, तो ये जो मेरे पास हाफ पोर्शन आएगा, इस हाफ पोर्शन का एक तरफ बिल्कुल प्लेन है जबकि दूसरी तरफ कर्व्ड है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कन्वेक्स है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ये सबसे पहली चीज है जो मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ये किस तरह का होना चाहिए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बहुत पतला होना चाहिए। ये लेंस बहुत पतला होना चाहिए। इसको फिजिक्स में ऐसे नहीं बोलते, बल्कि फिजिक्स में हम इसको फोकल लेंथ में डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास एक बहुत मोटा लेंस हो, थिक लेंस हो, तो ये लाइट को बहुत बेंड करेगा। जब लाइट ज्यादा बेंड होगी, लाइट इस पॉइंट पर इकट्ठी होगी। लेंस से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो फासला होता है ये फोकल लेंथ है। अब मैं एक पतला लेंस लेता हूं। जब मैं एक पतला लेंस लूंगा तो आप देखेंगे लाइट को ये इतना बेंड नहीं करेगा, लाइट बहुत दूर जाकर फोकस होगी, जिसकी वजह से लेंस से उस पॉइंट तक का जो फासला है जिसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, आपने देखा वो बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि जब मैंने आम जुबान में कहना हो कि लेंस पतला लेना है, मैं फिजिक्स की टर्म में क्या कहूंगा कि ऐसा लेंस लें जिसकी फोकल लेंथ बड़ी हो। क्योंकि किसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, जो लेंस पतला होता है। तो याद रखिएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस पतला लेना है। लेकिन मैं यहां पतला कहने की बजाय क्या बोलूंगा, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ। अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ, मतलब आप समझ गए कि पतला लेना है। तो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर जो बनाया ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है, असल में ये बहुत बारीक होगा। अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज आप लोगों ने क्या लेनी है, याद रखिएगा नेक्स्ट आप लोगों ने 2 ग्लास प्लेट्स लेनी है। एक ग्लास की प्लेट को आप लोगों ने उस कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल नीचे रख देना है और जो दूसरी ग्लास प्लेट है उसको आप लोगों ने यहां पर 45 डिग्री पर टिल्ट करके रखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ लगेगी। तो स्टूडेंट्स, दूसरी कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, इसका मतलब हमारे पास 2 ग्लास प्लेट्स। आप इसको ग्लास प्लेट्स की जगह ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब मजीद आपने क्या करना है, देखिए आपने ऑब्जर्वेशन कहां से करनी है। आप एक माइक्रोस्कोप इस पॉइंट पर सेट करेंगे ताकि आप इस सारी चीज को ऊपर से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है जी। तो अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो है हमारे पास अ माइक्रोस्कोप
और ये माइक्रोस्कोप से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप को आपने फोकस कहां करना है, इस पॉइंट पर जहां पर आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट है, क्योंकि आपने यहां पर ऑब्जर्वेशन करनी है। तो माइक्रोस्कोप आगे क्या लिखूंगा, फोकस्ड एट प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, तो वो इस पॉइंट पर, इस जगह पर फोकस होगी, क्योंकि यहां हमने ऑब्जर्वेशन करनी। अब मजे की बात यह है स्टूडेंट्स कि मैं आपको चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें बुक ने एक साथ नहीं लिखी। तो आप अगर देखेंगे कि ये लॉन्गर फोकल लेंथ और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जिक्र आपको बिल्कुल पहली 3 लाइनों में मिल जाएगा, लेकिन जब आप बात करेंगे माइक्रोस्कोप के फोकस्ड होने की, तो माइक्रोस्कोप के फोकस होने की बात जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर इस लाइन में मिलेगी। तो ये डिफरेंट जगहों पर वो उसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मैं आपके सामने सारी एक जैसी चीजें एक साथ लिख रहा हूं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, माइक्रोस्कोप के अलावा अब नेक्स्ट चीज आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक और कन्वेक्स लेंस लेना है, लेकिन ये बाय कन्वेक्स लेंस होगा, ये प्लेनो कन्वेक्स नहीं होगा, बल्कि ये दोनों तरफ से कर्व्ड होगा। ये कन्वेक्स लेंस आपने यहां रख दिया। अब आपने इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे अपना सोर्स रख देना है। वो सोर्स लाइट का सोर्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन हमने प्रेफर करना है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। इसको हम बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब आम व्हाइट लाइट नहीं, ये जो आम बल्ब होता है ये नहीं लेना, बल्कि हम लोगों ने प्योर येलो या प्योर रेड, जैसे लेजर में से प्योर रेड निकलती है, या प्योर ग्रीन, एक सिंगल कलर लेना है। एनीवेज, क्वेश्चन यहां क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने जो सोर्स है उसको इस लेंस के फोकस पे क्यों रखा। असल क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़कर आए थे कि किसी भी लाइट के सोर्स को हम लेंस के फोकस पर रखें, कन्वेक्स लेंस के, तो लाइट जो है कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे जब ये सोर्स से लाइट निकलेगी शुरू में फैल रही होगी, लेकिन जब हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो ये लाइट बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इस लेंस के फोकस के ऊपर लाइट का सोर्स रखा। तो शुरू में लाइट फैल रही थी, लेकिन बाद में लाइट पैरेलल होगी। अब ये लाइट जब यहां पहुंचेगी तो क्या होगा, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे अब यहां का। ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब है, इसके दरमियान जरा देखें। यहां पर अगर हम बिल्कुल मिड वाला पॉइंट देखें, ये तो कांटेक्ट में है, तो हम देखते हैं जब हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस और वो जो ग्लास प्लेट है जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, वहां तो गैप है ही नहीं। तो अगर मैं कहूं क्या वहां कोई एयर होगी, तो हम कहेंगे नहीं, एयर जो है वो इफेक्टिवली जीरो होगी यहां पर। लेकिन जैसे जैसे आप किनारों की तरफ जाते हैं, आप देख रहे हैं गैप बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप किनारों की तरफ जाएंगे, जो एयर बीच में ट्रैप हुई है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी फिल्म की, उसकी लेयर की, वो बढ़ती जाएगी। तो जब आप सेंटर पर देखेंगे एयर की थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है, बट जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द पेरिफेरी बढ़ेंगे, बाउंड्री की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एयर की थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे ये जो एयर फिल्म है जो कहां ट्रैप हुई है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब के दरमियान में, ये एयर फिल्म। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा अ थिन एयर फिल्म। बच्चों यहां फिल्म का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में जब हम फिल्म की बात करते हैं फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में खास तौर पर, तो फिल्म का मतलब होता है लेयर। तो एयर की एक लेयर जो है इज ट्रैप्ड बिटवीन, कहां नजर आएगी आपको, बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। ठीक है, तो ये इनके दरमियान नजर आएगी। और इस एयर की फिल्म में खास बात क्या है कि बिल्कुल मिड में एयर की थिकनेस जीरो है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं
बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, एयर की थिकनेस बढ़ती जा रही है, फिल्म जो है वो थिक होती जा रही है एयर की, क्योंकि गैप बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, ये बात भी मैं लिख देता हूं कि एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ओ, कॉन्टेक्ट पॉइंट ओ वो पॉइंट जिसपे दोनों चीजें कॉन्टेक्ट में, ये वाला पॉइंट, एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ओ थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज अफेक्टिवली जीरो। मैं ऑलमोस्ट बुक की वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, बट increases as one move towards periphery. Now students, periphery का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि जब आप यहां पर हैं तो एयर की थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो एयर की थिकनेस यहां कम, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, क्योंकि गैप ज्यादा होता जा रहा है। और यह बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी सारी चीज इसी के गिर्द घूमेगी। अब स्टूडेंट्स, एक वो बात जो बच्चों के लिए इमेजिन करना सबसे मुश्किल होता है इस 2D डायग्राम में, तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा। देखें, ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स और उस ग्लास प्लेट के दरमियान एयर की थिकनेस इस पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। एक बात कर रहा हूं, इमेजिन करें। अब मजे की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को अगर मैं 3 डायमेंशनली रोटेट करूं तो आपको इस तरह के ऐसे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें एयर की थिकनेस आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगी। और जब आप ये सारे पॉइंट्स गौर से देखेंगे तो आपके पास एक सर्कल बनेगा, यानी इस पूरे सर्कल के ऊपर मैं कह सकता हूं एयर की थिकनेस क्या है, 1 सेंटीमीटर। देखिए, ये 3D में इमेजिन किया जा सकता है। अच्छा, फिर अगर मैं कहूं एक ऐसा पॉइंट दिखाएं जहां पर एयर की थिकनेस 2 सेंटीमीटर हो, जस्ट इमेजिन करें। तो अगर इस पॉइंट पर एयर की थिकनेस 2 सेंटीमीटर है तो यहां पर सर्कल में जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वहां पर आप देखेंगे कि ऐसे अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे जहां थिकनेस 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी आप लोगों ने यहां पर लिखनी है कि ऑल पॉइंट्स of same air thickness lies on a circle। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो सारे पॉइंट्स जिनकी थिकनेस, जहां पर एयर की थिकनेस सेम है, वो सारे पॉइंट्स अगर मैं उनको ट्रेस करूं तो आप देखेंगे वो एक सर्कल सा बनेगा। ठीक है जी। अब यहां पर ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि 2D है, इसको रोटेट करके नहीं ना देख सकते आप डायग्राम को, लेकिन मैंने अब आपको 3D में इमेजिन करवा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गई वो सारी बातें जो एयर फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये आपको कहां मिलेंगे बुक में? सबसे पहले अगर आप देखें कि कॉन्टेक्ट पॉइंट ओ पर थिकनेस इफेक्टिवली जीरो है, ये आपको बिल्कुल एंड पर इस पेज पर और अगले पेज पर बिल्कुल स्टार्ट में नजर आएगा कि इफेक्टिवली जीरो है। और फिर ये आगे लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेस व्हेन वन मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाएंगे एयर की थिकनेस ज्यादा होती जाएगी। और फिर आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी है, और वो क्या है कि हमारे पास वो सारे पॉइंट्स जहां एयर की थिकनेस सेम है वो एक सर्कल के ऊपर आएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोगों ने देखा कि ये जो 5-6 लाइनें मैंने भी आप लोगों के सामने दिखाई, इनमें किसका जिक्र हो रहा है? उस एयर फिल्म का हो रहा है जो यहां ट्रैप होगी। लेकिन क्यों, ये अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सारी गेम है आज की, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, आपको याद है मैं आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा के मैंने सोर्स से जब लाइट फेंकी तो वो लाइट लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो गई थी, यहां मैंने रोका था भी। अब चलते हैं मजीद, इस लाइट को आगे जाने देते हैं। ये लाइट आगे जाकर किससे टकराएगी? वो ग्लास प्लेट से। स्टूडेंट्स, जब ये ग्लास प्लेट से टकराएगी तो लाइट जो है वो 2 हिस्सों में बट जाएगी। इमेजिन करें, लाइट का एक हिस्सा ऊपर माइक्रोस्कोप की तरफ चला गया उस ग्लास में से गुजर के। मैं कहूंगा ये वो लाइट है जो रिफ्रैक्ट हुई है, क्योंकि जब आप मीडियम चेंज कर लेते हो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन इसी लाइट का कुछ ऐसा हिस्सा है जो इस स्लैब से नीचे चला जाएगा। मैं कहूंगा लाइट का ये हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ये जो 2 बीम्स अलग-अलग हो गई हैं,
अगर आप गौर से देखें तो इस ग्लास प्लेट को रखने का मकसद यह था कि हम एक बीम से दो बीम्स बना लें। अब मजे की बात है, एक बीम ऊपर जा रही है, एक बीम नीचे आ रही है, लेकिन खास बात यह है दोनों का सोर्स क्या है, वही ओरिजिनल सोर्स। और आपको मालूम है जब दो चीजों का सोर्स सेम हो तो हम कहते हैं वो लाइट बीम्स आपस में कोहेरेंट हैं। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि हमारे पास ये दोनों बीम्स कोहेरेंट हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, वो जो बीम नीचे जा रही है उसको फोकस करते हैं। लाइट की जो बीम नीचे जा रही है वो नीचे जाकर जब वो लेंस में से टकरा कर वापस ऊपर जाएगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से हमें क्या नजर आएगा, माइक्रोस्कोप से हमें एक सर्कल नजर आएगा उसी मोनोक्रोमेटिक लाइट का। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हमें लग रहा था कि हम ये देखेंगे, और न्यूटन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको भी यही लग रहा था कि यही हमें नजर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मालूम है माइक्रोस्कोप से हमें येलो लाइट का सर्कल नहीं बल्कि कुछ इस तरह के पैटर्न्स नजर आए। आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न्स हैं उनमें कहीं कहीं येलो कलर के सर्कल्स हैं, लेकिन कहीं कहीं येलो कलर मिस है, डार्क सर्कुलर पैटर्न्स भी बन रहे हैं। और न्यूटन इस बात पर बहुत परेशान हुआ। एक बात बच्चों को नहीं मालूम, वो ये कि न्यूटन्स रिंग, जब मैं बोलता हूं इस आर्टिकल को तो वो समझते हैं न्यूटन्स ने इनको एक्सप्लेन किया। नहीं, न्यूटन तो खुद इनकी वजह से परेशान रहा। न्यूटन को तो इस आइडिया ने बहुत ज्यादा तंग किया, क्योंकि न्यूटन यूज्ड टू बिलीव दैट लाइट इज पार्टिकल। न्यूटन तो यह समझता था कि लाइट पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल इस तरह के रिंग्स नहीं बना सकते। अब आपको मालूम है इन रिंग्स में कहीं ब्राइट और कहीं डार्क फ्रिंजेस हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने फ्रिंजेस पढ़ी हैं, वो स्ट्रेट थी, ये सर्कुलर हैं। इन्हें बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। इसलिए नहीं कि न्यूटन ने इनको एक्सप्लेन किया, इसलिए क्योंकि ये रिंग्स न्यूटन को हमेशा तंग करते रहे और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो स्टूडेंट्स, अब मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने न्यूटन्स रिंग को। तो व्हाट आर न्यूटन्स रिंग? आप देख रहे हैं न्यूटन रिंग्स आर concentric, bright and dark circular fringes। भाई ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गोल है। ब्राइट और डार्क क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनमें से कुछ ब्राइट है कुछ डार्क है। लेकिन कॉन्सेंट्रिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे सर्कल्स को देखें उनका सेंटर एक ही बन रहा है और वो ये वाला है, यानी कि ये सारे ऐसे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनको कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू। अब आगे मैं क्या लिखूंगा उससे पहले हम जरा देखते हैं। आप लोगों को मालूम है इस तरह का डार्क और ब्राइट पैटर्न सिर्फ एक ही सूरत में बनता है, और हम लोगों ने इस चैप्टर में ये थ्रू आउट पढ़ते रहे हैं कि इस तरह का डार्क और ब्राइट फ्रिंज कहां बनता है? जहां इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस कौन करता है? इंटरफेरेंस वेव करती है। इसका मतलब ये आर्टिकल समझने से पहले आपको लाइट को एज ए पार्टिकल नहीं बल्कि लाइट को एज ए वेव इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं ये कैसे हुआ। तो मैं लिख रहा हूं आगे कि फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहां इंटरफेरेंस हुई? यहां पर बताता हूं अभी कैसे, ठीक है जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन एयर फिल्म, ड्यू टू थिन एयर फिल्म बिटवीन, किस किस के दरमियान थी एयर फिल्म? बिटवीन प्लानो कन्वेक्स एंड ग्लास प्लेट, ठीक है जी। और आगे आप लिखेंगे कि ये जो हमारे इस वजह से जो कंसेंट्रिक डार्क सर्कल बनते हैं इन्हें बोलते हैं आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग। अब जरा स्टूडेंट आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ, और वो ये कि ये न्यूटन रिंग्स क्यों बने? कहीं कंस्ट्रक्टिव और कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लग रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने आप फोकस करना है इस पॉइंट पर। लाइट ऊपर गई है, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं इस पॉइंट पर जहां लाइट प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एंटर हो रही है। जरा स्टूडेंट्स देखें, जब लाइट प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एंटर होगी, मैं लाइट को एज ए वेव इमेजिन कर रहा हूं,
तो ये सीधा इस मीडियम में एंटर हो जाएगी और फिर जब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के एंड पर आएगी तो लाइट का कुछ हिस्सा यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया इसको मैंने आप लोगों के सामने ब्लू में बना दिया। अब जरा इमेजिन करें, लाइट का कुछ हिस्सा बजाय रिफ्लेक्ट होने के आगे एंटर हो जाएगा एयर में। जब वो एयर में एंटर होगा तो स्टूडेंट्स फिर वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा? वो रिफ्लेक्ट होगा नीचे जो ग्लास प्लेट है वहां से। जब वो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, अब जरा देखें, दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रही है और मजे की बात यह है कि दोनों जो वेव्स हैं, एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट आ रहा है, एक के ट्रफ के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा है, यानी कि ये दोनों वेव्स वापस जाते हुए क्या करेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो इस पॉइंट को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहां पर बड़ा ही इंटेंस येलो कलर नजर आएगा, क्योंकि लाइट ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम देखें, जो गैप था दोनों के दरमियान, जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो ऐसी थी कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। लेकिन याद है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यही थिकनेस जो है वो आपको पूरे इस सर्कल में नजर आएगी। तो इस पूरे सर्कल में अगर हम देखें, इस पॉइंट पर भी लाइट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। फिर इसके साथ और पॉइंट देखेंगे तो वहां पर भी लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। जब आप इनको ऊपर से देखेंगे तो आपको यहां पर भी एक ब्राइट इमेज नजर आएगा। और अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएं पूरे सर्कल के ऊपर तो आपको इस पूरे सर्कल के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा। दूसरे अल्फाज में एक येलो कलर का रिंग नजर आएगा। नाउ जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अब इस गैप में अगर एक और लाइट एंटर हो और वहां पर वो लाइट इस पॉइंट पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, अब जो निचली रे होगी वो एयर में एंटर होकर जो स्लैब है ग्लास से वहां से टकराकर वापस जाएगी। अब भी दोनों वेव्स वापस जा रही हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि निचली वेव ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया कि वापस जाते हुए एक वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। इसे बोलते हैं ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और ये कैंसिल करेंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहां पर कोई ब्राइट इमेज नजर नहीं आएगा, बल्कि डार्कनेस नजर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, फिर डार्कनेस की वजह क्या हुई? क्योंकि आपके पास यहां जो गैप था वो गैप कुछ इस तरह से था कि आपके पास जो क्रस्ट है उसके ऊपर ट्रफ आ गया। अब इसका मतलब ये गैप तो इस पूरे सर्कल में सेम होगा। तो फिर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस पूरे सर्कल के ऊपर आपको हर जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा, फिर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा, और इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएं तो ये आपके पास बन गया न्यूटन्स रिंग। तो स्टूडेंट्स, ये वजह हुई असल में न्यूटन के रिंग्स बनने की कि हमारे पास कहीं पर जो एयर की थिकनेस है वो ऐसी थी कि वापस जाते हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और कहीं पर ऐसी थिकनेस थी कि वापस जाते हुए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उस पूरे सर्कल के ऊपर फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उस पूरे सर्कल के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसलिए पूरा एक सर्कल ब्राइट और पूरा एक सर्कल जो है वो डार्क कंसेक्टिवली नजर आएंगे आपको। और ये डायग्राम आपकी बुक ने कुछ इस तरह से बनाई भी है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास सारी एक्सप्लेनेशन है ये मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये आपकी बुक का जो पैराग्राफ है उससे आपने एज इट इज लिख देना। कौन सा पैराग्राफ? ये जो पेज नंबर 202 पर पैराग्राफ दिया हुआ है, ये सारा ये एक्सप्लेनेशन है। ये सारा बता रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज का मतलब क्या है, डार्क सर्कुलर फ्रिंज का मतलब क्या है। तो ये आप लोगों ने एज इट इज लिख लेने हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? जरा बुक की डायग्राम देखें। बुक की डायग्राम में सबसे दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, ब्राइट या डार्क? तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आपको डार्क स्पॉट नजर आ रहा है। ये डार्क स्पॉट क्यों है? इसके लिए हम सेंटर वाली लाइन इमेजिन करते हैं। जरा स्टूडेंट्स, सेंटर की जो लाइट है वो हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल बॉटम से आकर वापस रिफ्लेक्ट हुई। अब आपको मालूम है जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमारे पास पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जब डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ट्रफ बन जाता है।
तो वो जो वेव है वो हमारे पास क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वापस जाते हुए एक वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा होगा। इस वजह से ये तो कैंसिल करेंगे दरमियान में, और जब ये कैंसिल करेंगे तो वहां पर हमें माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, एक डार्क स्पॉट। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना स्टूडेंट्स, ये बुक का, ये पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ न्यूटन रिंग, या सेंट्रल न्यूटन रिंग भी कह सकते हैं, इज डार्क। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हाई सेंट्रल न्यूटन रिंग इज डार्क। तो उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन के बाद एडिशनल पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है, कितना, λ/2। इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट जो है वो टकराने के बाद ट्रफ, और ट्रफ जो है वो टकराने के बाद क्रस्ट होता है। ये हमारे पास बिल्कुल हम लोगों ने वेव के चैप्टर में भी पढ़ा कि जब आपके पास एक क्रस्ट जो है वो डेंसर मीडियम से टकराकर वापस पलटे तो वो ट्रफ बन चुका होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, जो वहां पर एयर की थिकनेस तो 0 है, लेकिन जब लाइट आएगी हमारे पास और वो लाइट इस तरह से टकराई, ये क्रस्ट है, तो वापस जाते हुए ये ट्रफ बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया न्यूटन्स रिंग। और न्यूटन रिंग्स में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, डेफिनेशन, न्यूटन रिंग होते क्या और ये बनते कैसे। स्टूडेंट्स आखिरी बात, क्या न्यूटन रिंग का कोई फायदा भी है? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। आपको मालूम है जब बड़े बड़े जो कैमरा कंपनीज हैं जैसे नाइकन है या हमारे पास कैनन है, ये जब लेंस बनाती हैं तो ये अपने लेंस की क्वालिटी को न्यूटन रिंग से चेक करती हैं। कैसे, जरा देखें, ये एक लेंस है, उस लेंस से ये न्यूटन रिंग बने। आप देख सकते हैं ये न्यूटन रिंग बहुत सर्कुलर नहीं है, इसका मतलब लेंस का कर्वेचर बहुत स्मूथ नहीं है। कहीं लेंस ज्यादा थिक है, कहीं ज्यादा थिन है, इसका मतलब ये लेंस अच्छा नहीं है। अगर एक और लेंस लें जिसके न्यूटन रिंग कुछ इस तरह से हो तो मैं कहूंगा ये ज्यादा स्मूथ कर्वेचर वाला लेंस है। और अगर मैं इस तरह का न्यूटन रिंग ऑब्जर्व करूं, इसका मतलब ये परफेक्ट लेंस है जिसका कर्वेचर बिल्कुल परफेक्टली चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो न्यूटन रिंग को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।